दुल्हन रुखसत होकर बखैर खूबी कार तक रसाई हासिल कर चुकी थी। दूल्हा की बहनों, भांजियों, भतीजों और भाभियों के जमघटे में कार की सीट पर फजल खुदा सालम सलामत बैठने में कामयाबी पाई और कलिमा शुक्र अदा किया। अब तकरीबन सभी ख्वातीन की कोशिश थी कि दुल्हन के साथ बैठकर खुद को करीब तरीन अकरबा में दर्ज कराया जा सके। बड़ी कोशिश और हजार जतन से रिजवाना बाजी और रायमा भाभी भीड़ को उबूर करके कार के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अब कार का डोर थामे खड़ी थी, बल्कि अंदर घने की कसर रह गई थी। अपने दोस्तों से अलविदाई मुसाफहे के बाद हसन दूल्हा मियाँ कार तक पहुंचे तो जिम गफीर देखकर दूर खड़े हसरत उयास भरी नजरों से भी सनरी कार को मुलाहजा करने लगे। हसन, आओ, अंदर बैठ जाओ। राहिमा भाभी ने रिजवाना बाजी की समत इशारा करके इरशाद फरमाया, मतलब उन्हें हटाकर बैठ जाया जाए। वो अपनी जगह से 1 इंच न हिलने वाली। शोर हंगामे में हसन की समातों तक आवाज तो ना पहुंच पाई, मगर वो उनकी बात समझ चुका था। आप दोनों बैठ जाएं, मैं फरहान की बाइक पर चला जाऊंगा। हसन ने हाथ के इशारे से उन्हें जहमत देने से रोका, जिसके लिए वो पहले से तैयार न थी। दोनों के दिलों को ढारस पहुंची और मकमियन वो शादा बज़ाहिर बेनियाज बनी हजारों चलते दिलों को नजरअंदाज किए दुल्हन के साथ तशरीफ फरमा हुई। घर पहुंचे तो एक हंगामा मुंतजिर था। रज़िया, रुकया, बानो, सफिया, जाहिदा, हिना, किरण, रिफत, सुल्ताना और दीगर तमाम ख्वातीन के चेहरे थूबड़ों में बदल चुके थे। मुनि के ज़ाविये इतने ख़राब थे कि दुल्हन के पास जाना तक गवारा न किया गया। राहिमा और रिजवाना ने इसे मुजल्ला अरूसी तक पहुंचाया। दूल्हा मियाँ हसन ख्वातीन खाना का ख़राब मोड़ देखकर सूरत से आगे बढ़े और सफाइयाँ देकर मनाने लगे, क्योंकि अपनी शादी के रोज़ किसी किस्म की बदमज़गी के कायल ना थे। मुझे तो खुद कार में जगह ना मिली। ड्राइवर के साथ तो बहर सूरत रज़ा भाई बड़े बहनोई ने बैठना था। जैसे भाभी और बाजी दुल्हन के पास बैठ गई तो मजबूरना मुझे फरहान की बाइक पर घर आना पड़ा। इसकी दुख भरी रुदात सुनकर कुछ चेहरों का तनाव कम हुआ। अख्तर बेगम जो घर पर ही मौजूद थी, शादी वाले घर को ताला नहीं लगाते, ना बस तभी महव इस्तराहत थी, वरना किसी ना किसी के लिए लेने का जवाज ढूंढ निकालें। लिहाजा महफिल जल्द सिर्फ 2 घंटे की बुराइयों के बाद बर्खास्त हो गई और हसन मियाँ राहिमा भाभी की हिदायत पाकर जल्द से अपने कमरे की जानिब बासेहत रहमा भाभी भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। कदम मन मन भारी हो रहे थे, गोया पहली चोरी आ वारदात करने निकले हो। खौफ अलग जान खाए जा रहा था कि अगर अकब से किसी ने आवाज़ देकर रोक लिया और किसी बात पर एतराज़ जड़ दिया तो क्या जवाब देंगे। पहले ही पसीना पसीना थे। बिलाखिर तमाम तर हिम्मत जमा करके जो नहीं नाब घुमाई और अंदर कदम धुरा ही था कि वही हुआ जिसका डर था। काकी, ये अंदाज मुखातिब अख्तर बेगम के सवा भला किसका हो सकता था। लाशौरी तौर पर कमरे का दरवाज़ा सूरत से बंद करके पीछे मुड़कर देखा, मबादा बचपन का मशहूर ज़माना नाम नई नवीली दुल्हन की समात तक ना पहुँच जा। अकब में वालिदा माजिदा को इज्जत दे पाया। सब तो घोड़े गधे बीच कर सो गए। जिधर जगह नजर आई मुंह उठाकर चढ़ गए। बूढ़ी माँ का किसी को जरा जो ख्याल आया हो, खाना खाया या ना खाया, मर गई आजी गई। आखिरी फिक्रा माँ जी का तकिया कलाम था, लिहाजा हसन के चेहरे पर कोई जज्बातियत पैदा ना हो सकी। मैंने देखा था। अब सो रही थी, बमुश्किल हर्फ जुबान से अदा हुए, आहू जी, अब तो यही कहना है। इसकी बात का जरा यकीन न किया गया। बिरयानी गर्म करके दो, मुझे भूख की वजह से ढंग से नींद भी ना आई। वो हुक्म सादिर करती वापस पलट गई। चारों ना चार दे किचन तक आया और बचा हुआ खाना जो शादी हाल से घर मुंतकिल किया गया था निकाल कर गर्म करने लगा। अख्तर बेगम का शुमार घर की वाहिद बुजुर्ग खातून और सरबरा में होता था और उनकी हुक्म उदूली को जुर्म की निगाह से देखा जाता था। हर अमल के लिए उनकी मंशा लाजिम और लज़ूम तसव्वुर की जाती थी। जिसे अपनी इज्जत प्यारी थी वो उन्हें नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें सबको सब कुछ कहने का इख्तियार हासिल था। इसने उन्हें खाना पेश कर दिया तो वो नाक़िदाना नज़रों से इसका जायज़ा लेने लगे। अहे है, हुलिया तो देखो ज़रा, शेरवानी पर कितनी सलवटें पड़ गई। यूं ही मुंह उठाकर दुल्हन के पास चल दिए। माँ जी ने नाक लबों पर चढ़ाई। ऐसा करो, पहले जाकर नहा लो, फिर कमरे में चले जाना। तुम्हारे सीने की बो मुझे यहाँ तक सूंघ दे रही है।
जिस कदर फ़ाल अख्तर बेगम की नाक थी, इतनी ही तेज़ ख़ानदान भर में मशहूर उसके पीने की बो थी। मुझे नींद आ रही है माँ जी, मैं बस सोऊंगा। जी खड़ा करके बेहद हिम्मत से काम लेकर जमाईली गए। रुक जरा, ये बर्तन चीन में रख कर चले जाना है। आधा खाना तो वो खा चुकी थी, थोड़ा बाकी थी। वो ज़ब्त और सब्र की बुलंदियों को छूता बैठा रहा। ये अलग बात थी कि अख्तर बेगम के बदस्तूर जारी सवालों में वो ज़रा सा खाना भी आधे घंटे में ख़त्म हुआ। बहर कैफ वो बर्तन उठाकर किचन की जानिब बढ़ गया। नाब घुमाकर सूरत से अंदर दाखिल हुआ तो बड़ी मुश्किल से समेटी हुई गर्मजोशी और एतमाद मायूसी में सरायत कर गया। दुल्हन अरूसी लिबास में मलबूस भी सनरी फेंक लगाए ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। कुछ देर वो वही खाली अलदीनी की कैफियत में खड़ा रहा, फिर वाशरूम में घुस गया। सुबह हुई तो भांत भांत की बोलियों से घर गूंज रहा था। नाश्ता विलिये की तैयारी और बारात में होने वाली नापसंदीदगियां ज़ेर गुफ्तगू थी। किसी न किसी बात पर नुक्ता एतराज़ उठाकर जले दिल के फफोले फोड़े जा रहे थे। आखिर में बान इस जुमले पर टूटी, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। आखिरकार अख्तर बेगम कोप चढ़ गई, बोल पड़ी, 4 हफ्तों से तुम अपने घर बार छोड़कर आ बैठी हो। अपनी मर्जी से खाने पकाने रहने सहने के बावजूद नखरे हैं कि अपनी जगह मौजूद। अब इतने शहर में भाई किया तुम लोगों को गोद में उठाकर फिरे। इस इज्जत अफजाई पर बेटियों बहुओं कभी के मुनफुटी मुन बन गए, जबकि राहिमिया भाभी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बीज कर अमर हो गई। जाहिरी बात है कि वो इस फटकारे है मस्ती थी। अम्मा, तुम भी हमारी तरफदारी भी कर लिया करो। ये भी तो देखो कि दिन चढ़ गया, सूरज पूरी आबोताब से जगमगा उठा। तुम्हारे दूल्हा साहिबजादे अभी तक नई नवीली दुल्हन के पहलू से लगे बैठे हैं। तीसरे नंबर की जाहिदा ने अहम तरीन पहलू उजागर किया। अख्तर बेगम उठ खड़ी हुई। सुबह उसकी आंख खुली तो हसन को मज़े से शब ख्वाबी के लिबास में लेटे खर्राटे लेते पाया। इसका दिल चाहा गिलास भरकर पानी इससे पर उंडेल दे। अपनी इस ख्वाहिश का गला घूंटते हुए उठा तल्ख के अंदाज में ज्वेलरी और चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखें और कपड़े फिनिश करने के लिए वॉशरूम का रुख किया। हसन की आंख खुली तो उसे यूं अपने इंतजार में बैठा आकर खिल उठा। ये आपका मुन्ह दिखाई का तोहफा, और असल रात अब सो गई तो मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा ना लगा। वो धीमे लजी में गोया हुआ। इसकी इनकिसारी देखकर वो मारबू लब खूबसूरत ज्वेलरी सीट थाम गई। दफतन धड़ धड़ की आवाज से दरवाजा चना गया। हसन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो अख्तर बेगम पूरे तुमतराक से अंदाज दाखिल हो गई। वे तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? दिन चढ़ गया मगर बेशर्मोहे की तरह दरवाजा बंद किए पड़े हो। चलो बाहर निकल कर बैठो। इशारे से बैरूनी राह दिखाए। इस इज्जत अफजाई पर दोनों ही जमीन में गोड़ के रह गए। सभी सिमटी एरम बाहर निकली तो तमाम मर्दों और दीगर ख्वातीन के चेहरों पर तमानियत और सरशारी, दूसरे मानों में कंपनी सी खुशी को दौड़ते पाया। सीकी के एहसास ने दिल में डेरे डाले वो 4 पाई पर टुक गई। सब की बातों में ऐसे मन रहे हम एक हैं, जैसे उसे देखा ही नहीं हो। इसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। तुम्हारी बेगम ने तो हमसे सीधे मुंह कोई बात ही ना किया। कुछ देर बाद वो बहनों के नरगे में था। अख्तर बेगम ने पहले ही दिमाग ठिकाने लगा रखा था। रही सही कसर यहाँ पूरी हो गई। शर्म व हया भी कोई शय होती है। पहले दिन भला किया बोलेगी वो। हसन सटपटा कर बोला। शोमई किस्मत के दफ्तना अख्तर बेगम सामने है आम वजूद होए। फौरन हाथ नचा कर बोले, बेगम की बड़ी तरफदारी करती आ रही है। सास नंदों की यही इज्जत कराना के महारानी के आगे पीछे फिरे। खबरदार जो आइंदा इसकी हिमायत की तो। अख्तर बेगम ने बेटे को वारंट दी, जिनकी जुबान के आगे खंदक थी, लिहाज वादब और एहतराम माने थे। वो एक हर्फ भी अदा न कर सका। दस्तरखान लग चुका था। अख्तर बेगम ने बच्चा भेजकर इरम को बुलवाया और जब तक वो कमरे से आए वहां तुल धरने की जगह न थी। हसन ने हरासा ही खड़ी बीवी पर निगाह दौड़ाई। इसकी नजरें भांप कर अख्तर बेगम ने इसे दूसरी तरफ अलहदा से बच्चों के लिए लगे दस्तरखान पर बिठा दिया। चारों नाचार उसे वहां बैठकर खाना खाना पड़ा।
खाने के बाद वो कमरे में चली गई। कुछ देर बाद हसन आया तो इसका खराब मूड देखकर समझाने लगा। फरहान भाई और रिजवान भाई शादी के फौरन बाद अलग हो गए थे। माँ जी इसी तनाजुर में हमें देख रही है। इरम, मुझे अपने और तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती होना मंजूर है, मगर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी मगर माँ, बहनों, भतीजों और भाभी का दिल किसी बात पर टूटे। तुम भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना। सुबहान भाई ने दियार गैर में बया रचाकर बीवी और बच्चों पर जुल्म ढाया है। माना कि माँ जी की तबीयत और मिजाज ज़रा सख्त है, मगर भाभी उन्हीं के साथ कई सालों से गुजारा कर रही हैं। आज लोग भाभी की मिसालें देते हैं, अम्मा खुद उनकी गिरदीदा हैं। वो मेहरबा लब इस बात में सर हिलाकर रह गई। ये क्या, मन उठाकर सीधे कमरे में चल दिए। ये तौर तरीके यहाँ नहीं चलते, और दिखाओ ज़रा ये क्या है। जूं ही हसन कमरे की जानिब बढ़ा, अख्तर उसकी तकलीद में कमरे में दाखिल हुई। इरम के हाथ से शापर झपट लिया। हाय चूड़ियाँ, माँ के लिए लाना तो याद ना आए। पैदा करके पाल पोस कर इतना विदा कर दिया, मगर माँ की कदर ना आए। जुमा 8 दिनों में जनानी ने खुदा जाने किया जादू कर दिया कि इसके लिए तोहफे तहाइफ सब हाजिर हो गए। वो जले दिल के फफोले फोड़ने लगी। छोड़ो अम्मा, तुम क्यों अपना दिल जलाती हो। होती हैं कुछ औरतें शौहर को अपना गुलाम बनाने वाली। अफसोस, ये हथकंडे मुझे अब तक ना आए। जेठानी आंखें मटका कर तंजिया अंदाज में बोलती सास का हाथ पकड़कर बाहर की जानिब बढ़ी, मगर अख्तर बेगम की शोला बयानियां जारी थी। ये बेगैरतियां मेरे घर में नहीं चलती। मेरी कम उम्र नादान पोतियां हैं। घर का माहौल बिगड़ा तो दोनों को बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। शर्मिंदगी से वो दोनों जमीन में गड़े जा रहे थे, और हसन ने आइंदा बीवी के लिए कुछ लाने से तौबा कर ली। राहिमा अम्मा को पानी पिलाकर अपने कमरे में आई तो बड़ी साहिबजादी को ऊंधा लेटे कोई वाहियात वीडियो देखते पाया। कमबख्त जब से वाईफाई लगवाया था, दोनों लड़कियां मोबाइल से चुपकी रहती थी। राहिमा ने भी ज्यादा रोक टोक न की कि भला यही तो बच्चियों के मौज मस्ती के दिन होते हैं। तफरीह की आड़ में क्या चीजें मुलाहजा की जा रही हैं, इस बात को दरखोर इतना न जाना गया। उठकर कमरे की झाड़ू निकाल लो बेटी, अभी चची सहन से लगाएगी तो कमरे का कचरा भी साथ ही सिमट जाएगा। राहिमा की हिदायत पर पाँव झलती रबिया ने बुरा सा मुंह बनाया। अब चची को बोल दे कि हमारे कमरे से भी झाड़ू निकाल ले। मुफ्त मशवरा हाजिर था। तुम्हारी चची के मुंह कौन लगे, जिसे खुद ख्याल ना हो। इसे कहने का क्या फायदा हो ना। राहिमा ने नाक चढ़ाए। क्यों, आपके हाथ का पक्का खाना भी तो खा लेती हैं, तो फिर कमरे से झाड़ू क्यों नहीं निकाल सकती। आप सब के लिए खाना बनाती हैं तो उन्हें भी चाहिए कि सेब कमरों की सफाई करें। रबिया सख्त बेमजा होकर गोया हुई। बात किसी हद तक राहिमा की अक्ल में समा चुकी थी। बाहर एक देवरानी पर हुक्म साद कर दिया। दबो कस्म की इरम को चारों नाचार उनके कमरे की सफाई करनी पड़ी। वो जेठानी की बात से इनकार करके कोई नई बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। राहिमा की मुस्तहकम हैसियत से वो बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। हसन नाश्ते से फारिग होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। अख्तर बेगम से इजाज़त तलब करने के बाद इसकी मुतलाशी नज़रें इरम की मुंतज़िर थीं। वो दिखाई ना दी तो गैर इरादी तौर पर उसके कदम अपने कमरे की जानिब उठ गए। अख्तर बेगम ने पहलू बोला। चंद लम्हों बाद वो कमरे से निकला और अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाता खुशगवार तासुर लिए बैरूनी जानिब बढ़ने लगा कि अख्तर बेगम की आवाज़ आई। बेहिदाती बेगम के साथ क्या राज और नियाज चल रहे थे। खबरदार, जो घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो मेरी मासूम बच्चों के जहन खराब हो, ये मैं किसी तौर पर बर्दाश्त न करूंगी। कान खोल कर सुन लो। एतराज़ जड़कर बात को तूल दिया। उन्हें दोनों पोतियों की तरबियत की बड़ी फिक्र लाहिक थी, तभी नए नवीले जूड़े पर कड़ी नजर रखती। हसन के जाने के बाद इरम ने जो बेभाव सुने वो अलग था। चाचू के साथ खाना हमेशा भतीजियां बैठकर खाया करती थी। इरम को जबरन अख्तर बेगम के साथ बैठना पड़ता। अवाइल रोज में कोशिश करके बकौल राहिमा चलाकी है, वो सबसे पहले हसन के साथ विराजमान हुई तो अख्तर बेगम ने भस्म कर देने वाले अंदाज में घूरी मारी।
अगले रोज़ हसन ने बुज़बान खुद से गिरुक कर रबिया और इकरा को अपने पास बिठा लिया तो अख्तर बेगम और रहमा के चेहरों पर शादमानी दौड़ गई, दिल में ठंडी पड़ गई। हसन ने अपनी मौजूदगी में कई रोज़ बाद उनके चेहरों पर हसद की जगह तमानियत की लहर पाई थी, लिहाजा उनके मिजाज के बदलाव का सराहते आ गया। जो नहीं किसी बात पर अख्तर बेगम का मूड ख़राब होता, वो इरम को किसी बात पर लतोड़ के रख देता। वो खुफ़त ज़दा आंसुओं को बमुश्किल आंखों में जज्ब करती और हसन माँ के चेहरे पर इत्मीनान पाकर घर की फ़िज़ा पर सुकून देखकर सिक का सांस लेता। उसने एक रोज़ हिम्मत करके हसन की इस कज अदाई पर इस्तिफ़सार किया तो जवाबन उसने जवाब दिया, मुझ पर पहला हक मेरे घर वालों का है। अगर मेरे साथ रहना तो मुझसे पहले उन्हें कबूल करो, वरना अपना और मेरा रास्ता अलग समझो। बेहद रिवायती अंदाज में कहकर वो करवट बदल गया, जबकि वो पूरी रात बेआवाज़ रोती रही। अफसानवी दुनिया से मरूब ख्वाबों ख्यालों में शहजादे की मुंतज़िर इरम पर हकीकत बड़ी कबनाक साबित हुई थी। आने वाले वक्त में वो मज़ीद अपनी ज़ात में सिमट कर रह गई। जेठ साहिबदान गैर में मुकीम दूसरी शादी रचा चुके थे। महीना भर बाद भारी रकम घर भेजकर हर जिम्मेदारी है गोया सबुकदोश हो जाते। अख्तर बेगम बड़ी बहू के आगे पीछे फिरत, क्योंकि पोतियों में उनकी जान थी। राहिमा ने भी सास की इस कमज़ोरी से आखिरी हद तक फ़ायदा उठाया था। शौहर की गैर मौजूदगी में अपने कदम मजबूत करने के लिए वो सास की हमनवा बन गई। दोनों यकजान दो कालिब थी। हर शय पर हद से ज़्यादा इस्तेहकाक की वजह से ही दोनों देवरानियां ज़्यादा अरसा ससुराल में ना रह पाई थीं। हसन के लिए अपनों ने तलाश बसियार के बाद यतीम मस्कीन इरम का इंतखाब किया था और अब गोया सांस लेना इसके लिए मुहाल था। अख्तर बेगम की तीनों बेटियां रिजवाना, रज़िया और जाहिदा अपने घर बार की थीं, जबकि रिजवाना से छोटे दोनों भाई अलग घर में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे। ताल्लुकात मिसाली ना सही मगर इतने नागवार भी ना थे। मुन देखे की मुरव्वत बखूबी निभाई जाती थी। पीठ पीछे बुराइयां और गीबतें तो सारी दुनिया का वतीरा है, जिसके बगैर रहना किसी तौर पर मुमकिन नहीं। वो कॉलेज से निकली और कदरे मोहतात अंदाज में चलती सीधी सड़क पर किनारे किनारे चलने लगी है। आज इकरा ने तबीयत की खराबी के बायस छठी कर ली थी और ये मौका गनीमत नहीं बल्कि बेहद कीमती था। इसने हाथ में पकड़े सेल फोन पर निगाह दौड़ाई। वो तय करदा वक्त पर पहुंची थी। इसकी गैर मौजूदगी की वजह से इसके चेहरे पर नागवारी ने जगह बनाई। सूरज सवा नेज़े पर मौजूद था और धूप की तमाज़त से उसकी आंखें चुंधिया गई थी। इसने अर्द गिर्द देखा, वफत्ता करीब ही टायर चरचराए वो उछल पड़ी। अजीम है इख्तियार इस पड़ा। गुस्से से इसे घूरा और उसका इशारा पाकर एक अदा से उछलकर बाइक पर टुक गई। अजीम की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसी ने अपना नाजुक हाथ इसके शाने पर रखा और फिर चुपकी काटी, जो कि चलने का इशारा थी। वो बाइक दौड़ा ले गया। वो बाइक से नीचे उतरी तो गुस्सीली नजरों से घूरते अख्तर बेगम को बैरूनी दरवाजे पर पाया। इनकी आंखों की तपश आसानी अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी। बेहद आहिस्तगी से कदम उठाती वो चबूतरे पर चढ़ी। हसन बाइक लाक करने लगा। अख्तर बेगम ने रास्ता छोड़ा तो वो अंदर दाखिल हो गई। राहिमा भाभी चारपाई पर बैठी बज़ाहिर बेनियाज सब्जी काटने में मसरूफ थी। महज मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह गई। जो नहीं हसन पानी पीने के लिए बैठा। अख्तर बेगम की खामोशी को जुबान मिली। तुमने अपनी महारानी से पूछा नहीं कि राहिमा अच्छा भला लेडी डॉक्टर के पास ले जा रही थी, तो फिर इसे क्या पड़ी थी कि तुम्हें फ़ोन करके बुलाए। हसन ने पानी का गिलास ख़त्म किया और फिर इरम को घूरा। कोई तसव्वुर न होने के बावजूद वो मुजरिमों की तरह निगाहें झुकाकर कटहरे में आमौजूद हुई। हालांकि वो तमाम सूरत हाल उन पर वाज़े कर चुकी थी कि वो पैदल न जा सकेगी, इसलिए हसन को फ़ोन करके बुला रही है, मगर अख्तर बेगम के हाथ नसीहत करने का सरा आ चुका था। अब भला किसकी मजाल थी कि आगे से सफाई पेश करे। वो इस तरह का कोई मौका देने की हरगिज़ कायल ना थी। हसन जल्दी में था। जाते समय बोल पड़ा। लहजा बड़ा किटिल्ला था। भाभी के साथ चली जाती। खामखा मुझे फ़ोन कर दिया। काम अधूरा छोड़कर आना पड़ा। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। ये अनोखी थोड़ी है। वही अजली नस्ली जद्दी पुश्ती जुमला। तुम भी बेगम के बुलावे पर मुस्तैदी से दौड़े चले आए। महारानी पैदल चलने से इनकारी। अरे भाई, अब्बा के घर भी ये ढकोले चलते थे किया। ये बहानेबाजियां हमारे यहाँ नहीं चलती।
मासूम जवान पोतियां हैं मेरे, क्या अब तुम हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भारी पेट शौहर की पुश्त से चिपक कर लेडी डॉक्टर के जाया करोगी? ऐसी बेगैरतियां हमारे यहाँ राइज नहीं हैं। हसन जा चुका था। इलम के वो लत्ते लिए गए कि इसने कान छू लिए। कमरे में जाकर रोती रही, हत्ता कि अख्तर बेगम को दरवाज़ा धड़धड़ाना पड़ा। बाहर आ जाओ, अभी से छिले में पड़ गई क्या? चारों नाचार अलिफ से बाहर आकर कामों में हिस्सा लेना पड़ा। ऐसी सूरत में राहिमा की दबी दबी हंसी इसका दिल जलाकर राख कर रही थी। अख्तर बेगम की मासूम, नादान, कम फहम और मनीसी पोती समंदर किनारे अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब देखने में गुम थी। जिंदगी बेहद हुसैन हो चुकी थी। अब तक वो इस मादराई दुनिया के सिर्फ ख्वाब देख पाई थी। ये अमृत नोश किया तो एहसास हुआ कि इश्क की छाया तले ज़िस्त किस कदर शादा हुआ करती है। अजीम की दिलनशीन गुफ्तगू और जादुई लहजा अलिफ से बेनियाज कर जाता यकदम हयात सुर्ख गुलाब बन गई थी। मौका पाते ही वो दोनों डेट पर निकल जाते और मुस्तकबिल की दिलफरेब बात और लाइहा अमल तय करते। बेशुमार खुश रंग फूलों को दामन में सजाया जाता। इसका पढ़ाई में वैसे भी कम ही दीदा लगता था। अब मजीद लापुरवा रहने लगी। आंखें हमा वक्त मर्दाना वजाहत के हामिल अजीम की संगत के ख्वाब बनने की आदी हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो सख्त गिर किस्म का शौहर था, मगर सूरत हाल की पेश नज़र खुद पर मजबूत और आहनी खौल चढ़ा चुका था, जिससे टकराकर हर बार इरम के कल्ब को पाश पाश होना पड़ता। फिर खुद को समेटने और जोड़ने में बेहाल होकर रह जाती। कोई दाद रस्सी करने वाला न था। कसूरवार न होने के बावजूद घरेलू सियासी साजिशों का शिकार होकर रह जाती। इस वक्त भी वो घर आया तो वो सो चुकी थी। हसब मामूल राहिमा ने खुश दिली से उसे खाना पेश किया। घंटा भर अख्तर बेगम के पास बैठकर वो कमरे में आकर लेट गया, जहां बेड पर इरम दुनिया और माफिया से बेखबर सो रही थी। वो लेटकर छत लिखने तकने लगा। दिमाग मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। इरम से ज्यादती का ख्याल अक्सर दिल के नेहा खाने में कसक बनकर उभर कर मदूम होता था। एहसास जुर्म अंदर ही अंदर कचोके लगाता रहता था। बाज़ औकात हमारी खुशियों में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। अपनी हक तलफी के एहतमाल से खुद ज्यादती के मुर्तकिब बन जाते हैं। वो सोचे गया। इलम की तरफदारी का मतलब था कि हासदीन के शर को बढ़ावा देना और उसकी जिंदगी को मजीद इम्तिहान से दो चार करना। ये सोचकर वो इसकी जानिब से लापुरवा होता गया। लाशूरी तौर पर वो आने वाले अच्छे दिनों का हिसाब किताब करने लगा। रबिया और इकरा की शादी के बाद यकीनन वो दोनों एक मिसाली तमानियत, प्यारे करार से हुरियन इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के लायक हो सकते थे। आसमा के एतराज़ात तब तक बेदम हो जाएंगे और अम्मा तो होंगी ही नहीं। वो यकदम चौंक कर सोचों के भंवर से निकला। अमान अम्मा कहाँ जाएंगी? सवाल ने लाशूरी तौर पर वो आने वाले अच्छे दिनों का हिसाब किताब करने लगा। रबिया और इकरा की शादी के बाद यकीनन वो दोनों एक मिसाली तमानियत, प्यारे करार से हुरियन इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के लायक हो सकते थे। आसमा के एतराज़ात तब तक बेदम हो जाएंगे और अम्मा तो होंगी ही नहीं। वो यकदम चौंक कर सोचों के भंवर से निकाला। हमिन अम्मा कहाँ जाएंगी? सवाल ने सर उठाया। वो झरझरी लेकर रह गया। बेइरादा वो किसी पेज पर पहुंच गया था। दूसरों की जिंदगियों पर मुसल्लत होकर कभी कभी इंसान कितना बेवकात हो जाता है। आजकल साहिबजादे की मसरूफियात बढ़ चुकी थी। मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद तमाम वक्त मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक की नज़र हो जाता, जिसे आबिदा ने शिद्दत से महसूस करने के बाद सास से भी तज़किरा किया था। राशिदा बेगम के अज़हद इसरार के बाद आज वो जाकर उसकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। रात को 12 बजे स्टोर बंद करके 1.5 घंटा फ़ोन पर बर्बाद करने के बाद 1.5 बजे अजीम ऑटोमेटिक लॉक खोलकर घर में दाखिल हुआ तो आबिदा ने इसे आड़े हाथों लिया। आदमी रात को घर में आने का कौन सा तरीका है? 12 बजे तो क्लिनिक भी बंद हो जाता है। फिर 1.5 बजे स्टोर बंद करने की भला क्या तक है। एक दोस्त आ गया था। बातें करते करते वक्त का पता ही ना चला। जवाज घड़ा जोनूरा से पेशतर मुस्तरद हुआ। हाँ, सहेलियों की तरह बातों में लगकर वक्त गुजरने का एहसा में ना हुआ। माँ हूँ तुम्हारी, सारे रंग जानती और छती हूँ, चाहने के बावजूद लहजे को सख्त बनाने से ना रोक पाए।
वो सर झुका गया। जरा तवक्कुफ के बाद एहसास होने कदरे नरमी से गोया हूँ, रस्म की चीजें दिखाई थी तुम्हें। फ्रेश होकर खाना खा लो तो लेकर आती हूँ हरीम। इसने इस्तिफहामिया नजरों से माँ को देखा। हाँ भाई, इस इतवार को हम लोग तुम्हारे मामू के घर जा रहे हैं। रस्म भी तो करती है। हमारे ख्याल से अब खानदान भर में तुम्हारे और उरूज के रिश्ते का सबको मालूम हो जाना चाहिए। भी चीदा चीदा रिश्तेदारों को लेकर भाई साहिब के घर जाकर मुरव्वज के हाथ पर पैसे रख कर आएंगे और उंगली में अंगूठी भी डालों कि इंशाअल्लाह। आबदा मध्यम लहजे में रवानी से कहते भूल ही गई कि अभी 1 मिनट पहले बेटे पर तख्त पर हम थी। अजीम सूरत हाल की ताबीर आनगाही के बाद सख्त कबीदा खातिर हुआ। एमा प्लीज बचपन की इस ज़बानी कलामी बात को अब इतना बढ़ावा ना दे। किसी और को पसंद करता हूँ और उरूज से शादी नहीं कर सकता। बेटे से इतनी दीदा दिलेरी की तवक्को ना थी। आबदा के शक पर यकीन की महर लग गई। रिवायती बैन उमूद आया, खबरदार जो किसी उम्रती गरछल पैरी को मेरी भेजी पर फौकियत दी तो इस घर में उरूज के अलावा कोई लड़की बहू बनकर नहीं आएगी। आबदा ने कतियत से कहा, जबकि अजीम खामोश रहा। रिलैक्स मामा, खाना तो दे दीजिए। माहौल का तनाव दूर करने के लिए वो खुशामदाना अनाने में बोलता उठ खड़ा हुआ। आबदा ने भी बचन की राह ली। हसन को बेटी की पैदाइश की इत्तला मिली तो एहसास तशक्कुर से आंखें नम हो गई। दिल रब के हुजूर सजदा रेज हो गया। उसने मैसेज पढ़कर भाभी को काल मलाए। मुबारक हो, अब्बा बन गए हो। भाभी ने लीजे को खुशगवार बनाया। खैर मुबारक। इरम कैसी है? वो बेइख्तियार को छे बैठा। लीजे से फिक्रमंदी में तका थी। राहिमा के दिल में नौकीला का नचसा छा। ठीक है, तुम खानखा परेशान ना हो। लाख ना चाहने के बावजूद लहजे में तंज की आमेजिश हुई। मैं पहुंचता हूं, खुदा हाफिज। इसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। राशिदा बेगम ने बहू की दुख भरी खाई तो पर सोच अंदाज में सर हिलाने लगे। जवान जहां औलाद से यूं जोर जबरदस्ती से काम नहीं निकलवाया जाता। आइंदा गुरेज करना, सरशी और बगावत का इम्कान होता है। बहू को सरजनिश करना जरूरी गर्दाना। खुद सोचें अम्मा, रिश्ता खत्म होने से मेरा तो मैके से नाता ही बंद हो जाएगा। बरसों की मोहब्बत और रियाजत खाक में मिल जाएगी। आबदा के चेहरे पर नजर की लकर बड़ी वाज़ेह थी। हुआ तुम फिक्रमंद ना हो, बेहतरी की सबील निकल आएगी इंशाअल्लाह। न जाने कैसे बेफक्रे वालिदैन होते हैं जो लड़कियों को यूं बेमहार छोड़ कर रखते हैं कि अपने बखुद तलाश करती फिरवी। इनकी बिला से पराए बेटों के दिमाग खराब करती फिरें। अल्लाह जाने अम्मा आहे की तरबियत और बेटियों की हया कहाँ जा छपी। राशिदा बेगम ने कफ अफसोस मिली। दोनों सास बहू में कमाल की ज़हनी हम आहंगी थी। इनकी बात से भी आबिदा 100% मुत्तफिक थी। राशिदा बेगम ने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा और लायहा अमल तय करके आबदा को सख्ती से इस मामले से पहलूते ही बरतने की हिदायत जारी की। राशिदा बेगम की फ़हम और फ़िरासत से बखूबी वाकिफ़ होने की वजह से एक हद तक मुतमईन होकर आबदा ने चुप साध ली। ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि आंटी को हकीकत से आगाह कर दिया। अजीम ने गुज़िश्ता रात का अहवाल उसके गोश गुजार किया तो रबिया चुनकी। वो तवील हुनकारा भर कर रह गया। अभी मजीद एक्शन लेना पड़ा का डार्लिंग। जाहिर है इतनी आसानी से आंटी अपनी जिद से पीछे नहीं की और वो तुम्हारी नाम निहाद मास्टर उसे ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगी। वो बड़े नासाना अंदाज में बोल रही थी, मगर तुम सिर्फ मेरे हो। बड़े बेबाक अंदाज में फिल्मी डायलॉग की तरह बोली तो अजीम का दिल झूम गया। अपनी इज्जत हर किसी को अजीज होती है। इरम ऐसा हुआ मिलजल कर बैठना और घुलना मलना भूल चुकी थी। वजह अख्तर बेगम का बिला वजह लानत मलामत और मतून करना था। अपने तई अपना रोब कायम रखना किचन में मुकम्मल तौर पर राहिमा की इजारादारी थी। इस वजह से भी दुआ हर के अपने काम निपटा कर कमरे में ही रहना पसंद करती थी। राजमा ऐसे कोशिश की आखिरी हद तक डिग्रेड करके बड़े तुमतराक और इस्तेहकाक से इसकी की हुई सफाई और दीगर छोटे मोटे उमूर में मैन मीख निकालती फुरती। इस रोज़ हसन घर में दाखिल हुआ तो हसब मामूल अख्तर बेगम अपने तख्त पर मौजूद बाल बाल कर सभी के दाने गिराने में मुनहमिक थी।
वो सलाम करके कमरे की समत बढ़ा। ज़ादेर अम्मा के पास भी बैठ जाया करो। अख्तर बेगम ने पाटदार आवाज में पीछे से हान लगाई। अरे अम्मा, रोज ही तो बैठता हूँ, अब भी हद करती हैं। नागवार अंदाज में जवाब सुनकर अख्तर बेगम की सर पर लगी और तिलोआहे पर भी। अरे अम्मा, रोज ही तो बैठता हूँ, अब भी हद करती हैं। नागवार अंदाज में जवाब सुनकर अख्तर बेगम की सर पर लगी और तिलोआहे पर भी। अल्लाह जाने अंदर ही अंदर क्या घोल कर पिला देती हैं बीवियां। वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। कमरे में दाखिल होकर वो मनफी रवाहा को गोद में उठाकर इरम को तैयार होने का कहने लगा। नामे अम्मा से पूछ आती हूँ, वो बरमान जाएंगी। इरम बाहर की जानिब बढ़ने लगी। इसकी जरूरत नहीं है। इसने इसका हाथ थाम कर पैंच कर अपने करीब कर लिया। वो इसके सीने से अलगी। इस अचानक उफ्ताद पर हक्का बकारा गई। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं और मेरी बात काफी होनी चाहिए। वो इसके बालों में हाथ फेरता ऐसे दिलनशीन अंदाज में बोला कि इरम को ख्वाब का सा गुमान गुजरा। दिलफरेब मुस्कान ने इसका लबों का अहाता किया। बाज़ औकात हम अपना तसल्लुत, इजारा दारी, मलकियत और हाकमियत कायम करने के चक्कर में अपना मौजूदा मकाम भी खो देते हैं। जो शय मुसल्लत होती है अपनी कदरू मंजिलत खो देती है। सास के हद दर्जा समझाने और तसल्ली और दिलासों के बावजूद तन्हाई में आबदा की आंखें नम हो गई थीं। जवानी में होगी की चादर ओढ़कर सारी उम्र नौकरी करके बेटे को परवान चढ़ाया था। एक उम्र त्याग कर कुछ ख्वाबों के दीप आंखों में जलाए बैठी थी कि वो नया शोशा छोड़कर माँ को बेदिल कर चुका था। सीराल में बूढ़ी सास के अलावा दूर पार के रिश्तेदार थे और मैके में बहन भाइयों से काबिल जिक्र मेल जोल था। वो रिश्ते ही असासा थे जो इज्जत भरी निगाह से देखते थे। इन अजीजों रिश्तों की बेरुखी सहने की मुतहम्मिल ना थी, भी अफसुर्दा और हैजान ज़दा थी। बाहर दादी और पोते में कुछ राज और नियाज चल रहे थे। धीमी आवाज़ कमरे तक रसाई पा रही थी, मगर अल्फाज वाज़े तौर पर सुनाई ना दे सकते थे। वो मुंह सर लपेट कर लेटी रही। ये क्या है? हसन ने फाइल भाभी की जानिब बढ़ाई तो उन्हें अचंभा हुआ। वीज़ा और कागजात मुख्तसर मगर जामे जवाब हाजिर था। राहमद इस्तिफ़हामिया नजरों से देखे गए। अख्तर बेगम का दिल भी हौला सा गया। कमबख्त बड़े तीनों की तरह शादी के बाद ये लड़का भी बदलने लगा था। अक्सर तेवर दिखा जाता। अल्लाह की बार हो उन मुई कमीनी हुई पर न जाने कैसे मुट्ठी में कर लेती है। अख्तर बेगम सोच कर रह ले। भाई साहब काफी अरसा से इसरार कर रहे थे, मैं ही टाल रहा था। कहने लगे भाई हो, जरा सा काम नहीं कर सकते? मजबूरना मुझे आपके और रबिया इकरा का पासपोर्ट बनवाना पड़ा। सामान वगैरह पैक कर ले, जिससे मिलता है आराम से मिल ले। 2 हफ्ते बाद रवानगी है। वो बताकर रुका नहीं और राहिमा की तो ये हालत थी कि कटू तो बदन में लहू नहीं। अभी कल ही तो बड़ी नंद के सामने ख्याल आराई की थी कि हसन बच्ची की पैदाइश के बाद अपने रंग ढंग दिखाने लगा है। सोच रही हूँ घर अपने नाम करा लूं। आने वाले वक्त का क्या भरोसा कि कौन क्या कर गुजरे। रिजवाना ने भी मुत्तफिक होकर इस बात में सर हिला दिया कि भाभी से बिगाड़ने की सोच भी मुहाल थी। भला शेर की कछार में हाथ कौन डाले। अख्तर बेगम के सामने राहमद रोने को हो गई। परदेस में सौकन के साथ में ना रह पाऊंगी। अमान, रहना तो पड़ेगा। शुक्र करो कि उसे तुम्हारा ख्याल आ गया। देर आयत दुरुस्त इदी अख्तर बेगम ने कलिमा शुक्र अदा करने के से अंदाज में कहा। राहिमिये रूहांसी हुई। हमारे जाने का आपको कोई दुख नहीं है अम्मा। लो जी कर लो बिल। अब क्या मैं अपने दुख की खातिर तुम्हारा घर खराब कर? मेरी तो फकरात खत्म हुई। बेटियों को बया दिया। तुम तो फिर बहू हो, कभी अपने घरों में खुशबाश झिल्ली लगती हैं, चाहे बहू हो चाहे बेटी। अख्तर बेगम ने रखई से जवाब दिया। पर आलिफ मुख सोने पे सहा कि प्राई औरत की जेर दूसरे दर्जे में रहना उफ। राहिमा ने सोच कर झरझरी ली। अख्तर बेगम तो हाथ झाड़कर बरतरफ हो चुकी थी। मजे से पान की गिलौरी बनाकर मुंह में रख ली। दूसरों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाने वाले जब खुद दूसरे दर्जे का शिकार होते हैं तो रे अहमद की तरह दम बखुद रह जाते हैं। कुछ बुझाई नहीं देता।
सास की हिदायत सुनकर आबदा तहयुर के सागर में डूबकर उभरी। तुमसे ये उम्मीद ना थी अम्मा, इस छल पैरी के घर जाने की बात कर रही हो। लीजिए मैं अफसोस नुमाया था, कितने अरमान से रस्म का जोड़ा खरीद कर लाई थी। भाभी से भी ज़बान कर चुकी हूँ, सारी बात जानने के बावजूद अब रिश्ता ले जाने की हामी भर चुकी। इस लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। आबदा सदमे की सी कैफियत में बोले, ओ तुम मेरे साथ चलू तो सही। बड़ी भी अपने कहे पर कायम थी, एक इंच पीछे ना नहीं। चेहरे पर कमाल इत्मीनान छाया था। धीमी आवाज में बहू के कान के करीब मुंह करके जाने क्या कहा कि आबदा के चेहरे से भी मलाल जाता रहा। राहमा उदास थी और आने वाले वक्त का सोच कर किसी हद तक खौफजदा भी। आज तो इरम की आमद से कब्ल किचन में खड़े होकर नाश्ता भी ना बना सकी। दूध की बाल्टी भी आदमी जन्म में उंडेल कर कमरे में रखना भी भूल गई। रात हसन जो सेब लाया था वो भी बाहर फरी में रखे अपनी खुशबख्ती पर फूले ना समा रहे थे। खैर से अख्तर बेगम भी पर मलाल थी भी चुपचाप लेटी थी। इरम हसन का नाश्ता लेने के लिए कमरे से निकली तो खिलाफ मामूल मैदान साफ देखकर तीर ज़दे रह गई। बहरकैफ डरते डरते फ्रिज से आटा निकाल कर लाई और लाशूरी तौर पर मुंतजिर ही रही कि आखिर कब जेठानी आकर उसे पीछे हटाए और चूल्हे पर कब्जा जमाए। मगर राहमा को तो जैसे सांप सूंघ गया था, कमरे से निकली ही नहीं। इरम बहू, मेरा भी नाश्ता बना देना। अख्तर बेगम ने बिस्तर से हाथ लगाए। लहजा खासा नरम था। इरम इस अंदाज तखातुब और नाश्ते की इस्तदा पर बेहोश होते होते बची। रबिया बिस्तर में देखिए झूठ मूठ की सोती दिल ही दिल में उस नई उफ्ताद पर गौर व खौज कर रही थी। अजीम से जुदाई का एहसास खुद पर तारी करने के लिए कोशां थी, मगर जहन भटका जा रहा था। इन तमाम बातों से हटकर अपनी खुशी छुपाए इकरा अपनी दोस्तों से मिलने के लिए निकलने की तैयारियों में मसरूफ थी। 2 दर्जन दोस्तों को आखिर 2 हफ्तों में निपटाना भी तो था। वक्त बेहद अलील था। अजीम ने यही गिल्ली बताई थी। आबिदा और राशिदा ने इस बच्ची थी में कदम रखा तो राशिदा बेगम सिराज मारिल से बना घर लम्हों में पहचान ले। दस्तक दी तो कैमतीम खातून ने दरवाज़ा खोला। आंखें चंधिया कर बगौर दोनों ख्वातीन का जायजा लिया गया, फिर अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। वरी राशिदा तो अख्तर बेगम राशिदा बेगम से बगलगीर इस तरह हुई कि दहली पहली सी राशिदा को मानो काबू में कर लिया हो। वो भी शादा और फरहान अख्तर बेगम की मजबूत बाहों में समाए। आबदा सास को निहालों पर मस्त खातून से छिपाए देख रही थी। उनका इरादा वोंजा कर हिला बोलने का था, मगर यहाँ तो सूरत हाल ही निराली थी। दोनों पुरानी पड़ोस थी। अख्तर बेगम ने अपना घर खरीदा तो यही शिफ्ट हो गई। राशिदा बेगम ने भी शुरू में मील जौल रखा, मगर जो ही बेटे की शादी की तो बहू के साथ मसरूफ होकर रह गई। कुछ अख्तर बेगम किसी वजह से आबदा की शादी में शामिल ना हो पाई थी, लिहाजा दोनों का मलना जलना खत्म हो गया। अख्तर बेगम ने दोनों को अपने तख्त पर ही बिठा लिया था। अब पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं और गुजरे किस्से गोश गुजार होने लगे। जिस मकसद के तहत आए थे वो दरमियान में ही रह गया। आबदा के शहर के और इशारे भी राशिदा बेगम को हाल में वापस ना ला पाए। इरम ने ही उनके सामने दस्तरखान लगाकर वहीं तख्त पर नाश्ता पेश किया। राहिमा ने रस्मी से अंदाज में आकर दुआ सलाम की। अपनी तो कोई बात ही ना की। वापसी में आबुद सख्त कबीदा खातिर थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही शको किया, तो इतनी बातें की तो हैं। सासू माँ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। हुनूज चेहरे से शादमानी फूट पड़ रही थी। इस बारे में कुछ नहीं कहा। आबिदा ने इस पर जोर दिया, हाँ तो हम क्यों पराई बच्ची पर उंगली उठाए? अपने बच्चे को काबू में रहे तो बात बने। राशिदा बीम पुरानी सहेली से मिलकर हल्की फुल्की हो गई थी, नाक से गोया भी उड़ाई। आबिदा सास का दोहरा रवैया देख दिल महसूस अब किया होगा, दांत कचकचाए। मसला जूं का तू अपनी जगह मौजूद था, बेफिक्र रहो। फोनों की दोस्तियां और मोहब्बतें ज्यादा देर पा साबित नहीं हुई। जितनी तेजी से परवान चढ़ती हैं इतनी ही जल्दी जमीन बोस हो जाती है। देख लेना अपने नाहंजार को भी, खुद ही सुधर जाएगा। सास के यकीन भरे अंदाज पर आबदा कुछ बोल ना पाए। रात को अजीम आया तो आबदा सो चुकी थी। राशिदा बेगम को जागता पाकर निहाल हो गया। बड़े खुशगवार अंदाज में खाना खाया।
लड़की देखी, कैसी लगी? इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। रबिया से फ़ोन पर जिक्र ना किया था क्योंकि उसे सरप्राइज़ देना मकसूद था। आज वो सिर्फ लड़की देखने का कहकर गई थी। हम माशाअल्लाह, लड़की तो चंदे आफताब चंदे महताब है। अपने मामूजाद के साथ घूमने निकली हुई थी। हमारे सामने ही वापस भी उम्हार उन्होंने ही लूटी। राशिदा बेगम ने इत्मीनान से कहा। हैं दादी? अजीम उछल पड़ा। हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारी होने वाली दादी सास मेरी पुरानी सहेली निकली। मिलकर मजा आ गया। मैं तो आबदा से कह रही थी, अगली बार अजीम को जरूर साथ लेकर जाएंगे। अब तो समझो घर का मामला है। राशिदा बेगम कमाल बेनियाजी से कहती कुन अखियों से पोते के चेहरे के बदलते रंग मुलाहजा कर रही थी। छोड़ी दादी, वो मामा कह रही थी कि कोई रस्म का सामानो अमान। वो मामू के घर जाने के लिए खाने से हाथ बीच गया। अच्छा, वो जैसा तुम कहो बेटा, जैसे तुम खुश, दादी ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा, जबकि दिल में लड्डू फूट रहे थे। ये थी दौर जदीद की राशिदा बेगम के बखौर फ़ोनों वाली मोहब्बत का एतमाद व एतबार। पूरा एक दिन वो बिस्तर पर पड़ी खुद पर 2 हफ्ते बाद आने वाली जुदाई तारी करने की कोशिश करती रही, मगर जहन भटक भटक कर कमयानी इकरा की जानिब जा रहा था जो इसे तकरफा पूछकर मज़े से टूर पर निकली हुई थी। काफ़ी देर सोच विचार के बाद दिल इस नुक्ता पर मरकूज हुआ कि मोहब्बत और जुदाई अपनी जगह, मगर सैर और सियाहत और तफरीह की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं। मोती फेसबुक पर कौन सा लोगों की कमी है, इस ख्याल ने भी दिल में सर उठाया। छह के जैसे मरने वाले के साथ दफन नहीं हुआ जा सकता, बिल्कुल इसी तरह जुदाई के एहसास को जिंदगी पर गलबा नहीं दिया जा सकता। इसने बड़े नासहाना अंदाज में सोच कर बिस्तर छोड़ और फ्रेश होने चल दी। अब आने वाले वक्त में जहाज के सफ़र का ख्याल, दीनी की मस्त हवाएं, बाप की तरफ से मिलने वाली आसाइशात और मॉडर्न स्टेट मम्मा का ख्याल जहन व कल्ब की आमाजगा बना हुआ था।